I welcome you to the 14th lecture of the electrostats in the physics lecture series and आज हम बात करने वाले हैं कि लेक्चर 13 में जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए थे उनसे हम अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे सिंपल प्रॉब्लम्स की, सिंपल प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग स्फीयर, फिर हम बात करेंगे कैविटी प्रॉब्लम्स की और लास्टली हम बात करेंगे टाइम प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो जो भी लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है इस लेक्चर को देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इसलिए पहले आप पिछला लेक्चर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ फार्मूलाज बताए हैं और कुछ चीज़ें मैंने लिखवाई हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यूज़ करनी ही करनी है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और उसके अंदर एक और हॉलो स्फीयर है। ठीक है, ये बाहर वाला जो है वो एसएनसी है और इसके अंदर एक कैविटी है, खोखला अंदर से एक तरीके से। इस खोखले का रेडियस r1 है और बाहर का रेडियस r2 है। अंदर पॉजिटिवली चार्ज है एंड इसमें आप जानते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी वो वॉल्यूम वाइज लगेगी। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी वो आपके वॉल्यूम वाइज लगेगी। मेरा सवाल है, अगर अंदर में एक पॉइंट ए लेता हूँ, अगर अंदर में एक पॉइंट ए लेता हूँ, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। तो आप बोलोगे अगर ये हॉलो है तो एक तरह से ये अंदर वाला पार्ट एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह काम करेगा। याद करिए मैंने आपको हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग सब पढ़ाया था। बाहर वाला सरफेस तो एसएनसी लेकिन उसके अंदर ये खोखला है, तो खोखला किसे है, हॉलो। अब हॉलो कंडक्टिंग हुई या हॉलो नॉन कंडक्टिंग हो, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, वोल्टेज कांस्टेंट होता है। ठीक, अब अगर आप एक बात थोड़ा सा ध्यान से देख सको तो सपोज एक पॉइंट में बाहर ले लेता हूं सी और मैं सी पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूँ। सपोज एक पॉइंट मैंने ले लिया सी और सी पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूँ, तो आप मुझे कैसे बताओगे? तो उस केस में आपको ये बात पता है कि आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, और गॉस थ्योरम क्या कहता है, ई गॉस थ्योरम बोलता है ई डॉट डी ए साइक्लिक इंटीग्रल बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, या ई बराबर क्यू इन बाई, अगर ये आर रेडियस था, आर दूरी थी यहाँ से, तो आर 4 बाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्यू इन आपको निकालना पड़ेगा। तो क्यू इन क्या है, मान लीजिए एसएनसी था और यहाँ पे रो का आपका वो लग रहा था, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा था। ठीक है, इतने हिस्से में ये सब चार्ज था। तो उस केस में आपका क्यू होगा 4/3 पाई r1 क्यूब r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब टाइम्स रो। ये आपका क्यू इनक्लोज होगा, ये टोटल चार्ज है। तो आप क्यू इन की जगह ये पोर्शन यहाँ पे रखेंगे, आपको मिलेगा 4/3 पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब होल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट रो। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कैसे वेरी कर रही है, इनवर्सली वेरी कर रही है। ठीक, तो ये तो एक इनर पॉइंट हो गया, एकदम आउटर पॉइंट हो गया। मान लीजिए मैं कोई पॉइंट यहाँ बीच में सी ले लूँ, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आपको ये निकालना है। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक एसएनसी में, एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट में बताया। अगर हम इस चीज को
थोड़ा सा अप्लाई करें तो उस केस सपोज ये सी पॉइंट यहाँ से किसी आर दूरी पर है, तो आप यहाँ गॉसियन सरफेस मान लोगे, और गॉसियन सरफेस मानने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गई रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। रो क्या है? रो तो भैया ये है, ठीक है, लेकिन ये रो किसके लिए, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी आई है वो है आपकी रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, पर एसएनसी है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगेगा, डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म चलेगा, तो उस केस में आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी पता लगाना पड़ेगा। अब आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पता लगाओगे? तो डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाने का तरीका ये है कि इस सरफेस के लिए जो रो होगा, बाहर से वाले सरफेस के लिए रो होगा वो बराबर होगा, मतलब रो आउटर बराबर होगा रो गॉसियन सरफेस की, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज पे, आपको रो की वैल्यू रखनी है, तो रो की वैल्यू आप कैसे रखोगे? तो रो की वैल्यू पता होने के लिए हमें चार्ज की वैल्यू पता होनी चाहिए, चार्ज की हमें नेट वैल्यू पता नहीं है, तो रो नेट बराबर होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम लगना है, तो जो पूरे में डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा वही इस छोटे से रीजन में लगेगा। रो गॉसियन छोटे से रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन लगा वो है 4/3 पाई आर क्यूब, पहले नेट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, पाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, टोटल चार्ज क्यूब अगर था तो, ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, बराबर गॉसियन सरफेस में मान लीजिए क्यू इन है ना, क्यू इनक्लोज्ड, तो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन 4/3 पाई कैपिटल, ये r1 और ये r, तो r क्यूब माइनस r1 क्यूब। अब आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया है, इस एक्सप्रेशन का यूज करके आप स्मॉल क्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा क्यू आर क्यूब माइनस r1 क्यूब डिवाइडेड बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। ये आपका टोटल चार्ज इंक्लूज है इतने से रीजन में जो r तक आप ले रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर Q इंक्लोज इतना है तो इस रीजन में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, रो कितना हुआ, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो आपको Q इंक्लोज मिल गया है, इतने से रीजन में Q इंक्लोज अगर इतना है तो गॉस थ्योरम के हिसाब से E डॉट ds बराबर होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आंसर ये भी सही है, पर ये इस आंसर से बेटर ये आंसर रहेगा, क्योंकि ये पूरे सॉलिड कंडक्टिंग के लिए, लेकिन यहाँ बीच में हॉलो कैविटी, तो ये आंसर एक तरीके से रॉन्ग है। आप गॉस थ्योरम यूज करके इस आंसर को निकालोगे, E इंटू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर बराबर, इस पार्ट को आप यहाँ रखोगे क्यू इन को, क्यू आर क्यूब माइनस r1 क्यूब बाई r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब, इस एक्सप्रेशन में डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नेट कितनी मिलेगी। आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी चाहिए वो होगी क्यू आर क्यूब माइनस r1 क्यूब बाई 4 पाई r स्क्वायर r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन, और हम फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा और अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा सा और चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। सॉलिड कंडक्टिंग में अगर आपको याद हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर में हमने स्फीयर का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने यूनिफॉर्म लिया था, नॉर्मल भाषा में बोले तो कांस्टेंट लिया था। सपोज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एसएनसी में जो अंदर आप चार्ज ले रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म कर दूंगा, मतलब रो बराबर सम फंक्शन ऑफ रो आर ले लिया जाए, रो नॉट आर,
रो नॉट इज सम कांस्टेंट, ठीक है। और आर सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, अगर ये कैपिटल आर है तो आर सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी हो और इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन वैरी कर रहा है, तो उस केस में आप बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे। मान लीजिए पॉइंट कहीं बी है तो ई बी मुझे बताओ, और अंदर मान लीजिए पॉइंट ए ले लें तो ई ए मुझे बताओ, ठीक है। तो आप ये मुझे कैसे बताओगे? तो सिंपल है कि आप गॉस थ्योरम यूज करके चीजों को कैलकुलेट करो। जैसे कि अगर आपको ई बी बतानी है, जैसे कि अगर आपको ई बी बताना है तो यहां से यहां तक एक पूरा गॉसियन सरफेस है। सपोज ई बी आपका किसी डिस्टेंस आर पे है, अगर हम उसको ऐसे बनाए तो गॉसियन सरफेस बन गया जिसका रेडियस आर है। तो ई टू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट ई बी, ई बी बराबर क्यू इन बाई 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज हम लोग को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें क्यू इनक्लोज पहले से पता नहीं है। तो क्यू इनक्लोज हम कैसे निकालेंगे? क्यू इनक्लोज निकालने के लिए हमें इसका वॉल्यूम पता है कि है 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो आर। ये रो आर किस टाइप से होगा? तो रो कैपिटल आर मतलब 4/3 पाई आर पावर 4 क्यू इन की जगह हम इस वैल्यू को प्लेस करेंगे और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनर पॉइंट पे कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4/3 पाई कैपिटल आर पावर 4 रो बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, पाई पाई कैंसिल, 4 यहाँ से कैंसिल, आर पावर 4 रो बाई 3 आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर पावर 4, ठीक है। अब हम इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैलकुलेट करेंगे, उस केस में भी हम गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन ले सकते हैं, पर गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन इस केस में डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में हमें लेना होगा, इंटीग्रेशन का थोड़ा बहुत रोल चलेगा। तो इनडायरेक्ट वे में गॉस थ्योरम का इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं कि आप r पे जाके x पर जाके एक dx रेडियस की रिंग चुनो, ठीक है, dx रेडियस की रिंग चुनो। इस dx की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, अब हम पहले ये फाइंड करते हैं। हम ये dx इतना छोटा मानते हैं कि रो उस चीज के लिए कांस्टेंट है, क्योंकि रो आपका रेडियस के हिसाब से वैरी कर रहा है। dx को बड़ा मान लोगे तो रो वैरी करेगा हर एक पॉइंट के लिए। dx को इतना छोटा मानते हैं कि हर एक पॉइंट पे रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस केस में तो अगर हमें गॉस थ्योरम यूज करके एसएनसी में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो छोटा सा गॉसियन सरफेस है इसके अंदर क्यू इन कितना है। अब क्यू इन हम डायरेक्टली पता नहीं लगा सकते क्योंकि जो रो है वो आर के साथ वैरी कर रहा था, नॉन यूनिफॉर्म था। तो उस केस में क्यू इन पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप x पर जाकर dx की एक रिंग चुनोगे, ठीक है। और ये जो x होगा इस आर से छोटा होगा, अंदर ही मतलब हमने एक dx की रिंग ली, x पर जाके आप dx की एक रिंग चुन लो। जब आप dx की एक रिंग चुन लोगे उस केस में q इन होगा वॉल्यूम इनटू रो, वॉल्यूम इनटू रो जो छोटा सा चार्ज है। तो dq इनक्लोज्ड होगा आपका 4 पाई x स्क्वायर dx जो कि आपका वॉल्यूम इनटू रो नॉट x, क्योंकि आपका रो बराबर रो आर मैंने दिया था, रो नॉट आर, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 पाई x क्यूब dx। तो ये आपका छोटा सा चार्ज जो इनक्लोज था ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज कहां से कहां तक है? अगर हम इस रिंग की बात करें तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, r रेडियस तक में हमें पूरा इनक्लोज चार्ज चाहिए। तो जो dq है 0 से q इनक्लोज्ड, और यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी 0 से स्मॉल r। तो 4 पाई x पावर 4 बाई 4 r 0 से 4 पाई बाई 4 r पावर 4, रो नॉट में भूल गया लग रहा है, रो नॉट 4 कट गया तो आंसर आया पाई r पावर 4 रो नॉट। ये इस छोटे से रीजन का चार्ज इनक्लूड है, ठीक है।
तो E इंटू 4πr² बराबर Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर Q इनक्लोज कितना आएगा, πr4, तो πr⁴ रो नॉट बाई 4πr² एप्सिलॉन नॉट, पाई कैंसिल, r² से r², तो r² रो नॉट बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। क्लियर। गॉस थ्योरम का सिर्फ आपको यूज अच्छे से आना चाहिए। गॉस थ्योरम में आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ जाता है, एरिया आपको पता होता है, क्यों इनक्लोज बस आपको कैलकुलेट करना होता है। अब क्या है इस सिस्टम में, रो आर के कोई फंक्शन ले लो, और टिपिकल बनाना तो मैं इसको ई पावर आर ले लेता। चेंज क्या होता है, इंटीग्रेशन। टफ क्या हो जाती है, कैलकुलेशन। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कॉन्सेप्ट वहीं का वहीं है। तो इसलिए बेसिकली आप सीखो क्या, आप बेसिकली सीखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले आप ये कर लो, फिर हम आते हैं कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स पर। ओके, तो अब हम आते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। बेसिकली कैविटी प्रॉब्लम्स हैं क्या, ध्यान से सोचिए, ध्यान से सोचिए। तो अगर आपके पास एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके अंदर मैं कैविटी दे दूं स्फेरिकल, ठीक है, सपोज ये इसका सेंटर है और ये जो पूरी दूरी है ये r है, और ये इसका सेंटर है, इसकी दूरी r/2 है, और यहां से इसकी दूरी सपोज r/2 है, और यहां से मैं 8r की दूरी पर, यहां से मैं 8r की दूरी पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं, आपसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लूं, अगर ये एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, मैंने यूडी लिखा है, यूडी मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इस केस में 8r के डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने में ट्रिक है। ट्रिक क्या है, बेसिकली पहले ये समझते हैं। अगर ये सॉलिड कंडक्टिंग है और ये हॉलो है, तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कटेगी भी। मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये भरा हुआ होता तो पूरा सॉलिड कंडक्टिंग होता, और जब पूरा सॉलिड कंडक्टिंग होता तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी थी, KQ/8r का होल स्क्वायर आनी चाहिए थी, आनी चाहिए थी ना। अगर ये पूरा भरा होता है, ये हिस्सा खाली नहीं होता, पर अब ये हिस्सा खोखला है तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड घटी होगी, ठीक। अगर आप एक बात सोचो, अगर आप एक बात सोचो, आप इस कैविटी को भर दो, सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत लॉजिकल सी मैं बात कर रहा हूं। अगर आप इस कैविटी को भर दो, अगर आप इस कैविटी को आप भर दो, ठीक, अगर आप इस कैविटी को भर दो पॉजिटिव चार्जेस से, ठीक है, अगर आप इस कैविटी को भर दो पॉजिटिव चार्जेस से, तो ये एक एसएनसी बन गया, एक एसएनसी बन गया जो कि रो से डिस्ट्रीब्यूटेड था। बाहर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, KQ/, ये डिस्टेंस पूरी आप नोट कर लो, 8r है, तो KQ/8r², बाहर इतनी आती। अच्छा, लेकिन इसकी वजह से कुछ हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कटी। तो मान लेते हैं ये जो अंदर का स्फीयर था ये कैसे बिहेव करेगा, नेगेटिवली चार्ज पे वो स्फीयर के अंदर बिहेव करेगा, जिसका रेडियस ओरिजिनली कितना है, r2, और सेंटर से इसकी दूरी, नहीं कुछ गड़बड़ किया है, 8r, ये r/2 को इसमें ऐड करेंगे ना, तो यहाँ 8r
प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर। और ये नेगेटिव स्फीयर है, नेगेटिव स्फीयर से सेंटर से दूरी कितनी है, 8r की है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी थी। अब अगर ये नेगेटिवली चार्ज स्फीयर है तो माइनस के क्यू बाई 8r का होल स्क्वायर। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगी, इस तरफ, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। तो जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, वो आएगी के क्यू बाई 8r प्लस आर बाई टू का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई 8r का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पर। अब कभी कभी जेई करता क्या है ना कि उसको आंसर क्यू के टर्म में नहीं चाहिए होता है, उसको आंसर किस में चाहिए होता है, रो के टर्म में। तो अब आपको पता है रो से तो ये चार्ज हो रहा था, लेकिन रो से ये तो चार्ज हो गया, ये खाली था, लेकिन हमने इस पर नेगेटिव माना है, ये माइनस रो से चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, तो जो टोटल चार्ज है तो क्यू टोटल कितना होना चाहिए इसमें, अगर ये पूरा इस टाइप का सॉलिड कंडक्टिंग माने थे तो होना चाहिए रो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। वैसे इसके लिए क्या होना चाहिए, माइनस रो 4/3 पाई आर बाई टू का होल क्यू। रो के टर्म में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्यू हट जाएगा वहां से। ठीक है, के की वैल्यू रख देना, ज़्यादा चीज़ें कट जाएंगी, रो के टर्म में और आर के टर्म में तुम्हारा आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते थे। सो पॉज द स्क्रीन एंड नोट डाउन। तो आइए हम अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जेई में हर साल एक क्वेश्चन इससे आता है, और सिर्फ जेई में नहीं, कई कॉम्पिटिशन्स में इससे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। जैसे कि कैविटी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अभी जब पढ़ाना शुरू करूँगा तो आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो नए कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, पर हालांकि कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं है, वही मैंने कॉन्सेप्ट्स को जोड़ जोड़ के नए कॉन्सेप्ट बनाए। ठीक है, डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन का, तो आपको हम क्वेश्चन देते हैं। हाँ, तो आपका एक एसएनसी है, और एसएनसी का जो आपका रेडियस है वो 4r है। ठीक है, सेंटर से 2r दूरी पर एक r रेडियस का कैविटी ले लिया हमने, और बोल दिया कि ये जो आपका एसएनसी है इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, मतलब रो कांस्टेंट है। ठीक है, आपको बताना है इस फिगर से 6r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। इस फिगर से 6r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आपको ये चीज बतानी है। तो आइए हम इस चीज को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा तो। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक पूरा एसएनसी लेना होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, उसकी वजह से इस पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। ठीक है, अगर ये एसएनसी आप लेते हो जो पूरा चार्ज है तो सेंटर से दूरी कितनी है, 2r ये टोटल दूरी 4r इतनी और 6r ये, तो टोटल दूरी ये कितनी हो गई 10r। तो सेंटर से 10r की दूरी पर एक पॉइंट दिया है E, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी kq बाई 10r का होल स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10r का होल स्क्वायर। क्योंकि आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी रो के टर्म्स में, क्योंकि आंसर आता है तो रो के टर्म्स में होता है। तो रो 4/3 पाई, इसका रेडियस कितना था, 4r था, 4r का होल क्यूब। इस चीज को अगर आप सॉल्व करोगे तो 4 पाई तो 4 पाई कैंसिल, अच्छा r स्क्वायर r क्यूब, तो ऊपर बचेगा एक r, तो रो 16r बाई 300 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर की वजह से, डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ।
अब ये जो स्फीयर है तो आप नेगेटिवली चार्ज स्फीयर मानोगे इस टाइप से। नेगेटिवली चार्ज स्फीयर के सेंटर से इस पॉइंट तक की दूरी है 8r, 2r है 6r है। 8r दूरी पर एक पॉइंट है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी kq/8r का होल स्क्वायर। अच्छा, q की वैल्यू अब आपको इसमें पुट करनी होगी। ये रो था तो इसके अंदर हम माइनस रो लेंगे, ठीक है, k माइनस रो 4/3 और r है ना, ये रेडियस इसका आता, तो 4/3 पाई r³ k की वैल्यू रख दीजिए 4πε0 8r का होल स्क्वायर। 4π कैंसिल, r स्क्वायर से एक r कैंसिल, तो इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी रो r बाई 64 इंटू 3 एप्सिलॉन। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स नेगेटिव है तो इनवर्ड हुई, मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, है ना। अगर ये इस तरफ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी, और हमारे पिछले वाले जो कैलकुलेट की उसकी किधर थी? इधर थी। तो अब दोनों को समेशन करेंगे, वेक्टर सम, बीच का एंगल 180 है तो डायरेक्टली हम जोड़ सकते हैं। तो आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो होगी रो 16r/300 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r बाई 64 इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका नेट आंसर आएगा। इसको अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, यही आपका नेट आंसर है। क्लियर? ठीक है। हाँ, अगर वो नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव का मतलब है इसी तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर पॉजिटिव आएगी तो इस तरफ है, ठीक। हालांकि आंसर पॉजिटिव ही आएगा, आप इसको कैलकुलेट करके एक बार देख लीजिएगा। तो ये एक प्रॉब्लम थी, इसको आप लिख लीजिए, फिर हम एक और प्रॉब्लम आपको कराते हैं सेम फॉर्मेट पे, सेम क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए, तो मैं हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के पॉइंट पे पूछ रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लो। सपोज ओके, तो इस वैरायटी में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस वैरायटी में जो हमने पॉइंट लिया था E, वो इस छोटे वाली कैविटी से भी बाहर है और इस बड़े वाले स्फीयर से भी बाहर है। अब सपोज इस कैविटी के लिए वो पॉइंट बाहर और स्फीयर के लिए वो पॉइंट अंदर, हम ऐसा क्वेश्चन लेता तो एक नई फॉर्मेट बनेगी। तो आइए ऐसा भी क्वेश्चन लगा के देखते हैं। पहले आप इस चीज़ को नोट कर लो, फिर हम ऐसा क्वेश्चन भी आपको लगा के देखते हैं। अब मान लीजिए एक एसएनसी है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इस टाइप का, और मान लीजिए कि इसका रेडियस जो है वो कुछ 4r है, ठीक है, और सेंटर से 2r दूरी पर एक r रेडियस का कैविटी है, और इस तरफ 2r दूरी पर हमने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ली है। हमने बोला कि जो एसएनसी है वो रो से चार्ज है, ठीक है, और रो आपको कांस्टेंट है। उस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे? ठीक है, अभी भी जिनको कॉन्सेप्ट पता है उनके लिए क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहला काम आप करो, दो अलग अलग फिगर बनाओ, एक में कैविटी गायब कर दो, एक सिर्फ कैविटी के लिए बनाओ। तो जब आप कैविटी गायब कर दोगे तो पूरा एसएनसी हो गया, ठीक है, ये एसएनसी का सेंटर हो गया। सेंटर से 2r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछा था। अगर आपको याद हो तो एसएनसी में अंदर किसी भी r पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? रो r की जगह आप रखोगे 2r/3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन आपका होगा आउटवर्ड, इस तरफ होगा ना। अब सिर्फ कैविटी बनाओ, सिर्फ कैविटी बनाओगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? उसको नेगेटिव चार्ज मान लेते थे, और उसको असलियत में नेगेटिव चार्ज नहीं है, सिर्फ सॉल्व करने के क्वेश्चन हमने इसको नेगेटिव चार्ज बना दिया, क्योंकि हमें इतना पोर्शन रिमूव करना होता है, ठीक। अच्छा, इसका रेडियस r है, इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से कितनी है?
4r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी kq बाई 4r स्क्वायर। अब q की वैल्यू रखो 4r का होल स्क्वायर, हाँ q की वैल्यू रखो, तो k माइनस रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16r स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, तो माइनस के रो r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ये नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, अपनी तरफ खींच रही होगी, ठीक है। कोई चार्ज अगर वहां रखो तो उसको अपनी तरफ खींचेगी, पॉजिटिव चार्ज। तो अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इस पॉइंट के अबाउट दो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक आपकी के रो r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट ऐसे, और ये वाली कितनी 2 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट ऐसे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो होगी 2 रो r बाई 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस के रो, के नहीं होगा ना, के कहाँ से आ गई, ये नहीं होगा, के की वैल्यू यहाँ रखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू रखा है रो r बाई 48 एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब अगर ये नेगेटिव आती है तो इसकी डायरेक्शन इसके हिसाब से होगी, पॉजिटिव आती है तो इसकी डायरेक्शन इसके हिसाब से होगी। क्लियर है, क्लियर है। ये सेकंड फॉर्मेट थी। पहली फॉर्मेट में क्या गया, पॉइंट को एकदम आउटसाइड गया, तो दूसरी फॉर्मेट में इसके लिए आउटसाइड है लेकिन इसके अंदर, मतलब इस वाले के लिए पॉइंट अंदर है पर इसकी कैविटी के लिए पॉइंट ऐसा है, आउटसाइड है। तीसरी वैरायटी क्या हो सकती है, सोचिए। तीसरी वैरायटी कैविटी के अंदर पॉइंट ले रहे हैं, तो इस पूरे सॉलिड कंडक्टिंग के लिए भी वो अंदर है और कैविटी के लिए भी क्या है, अंदर। चलिए वो केस भी लेके देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। बार बार आप क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन में समझा दें, इसी क्वेश्चन में समझा देते हैं, या कहोगे तो हम थोड़ा बहुत डायमेंशन बदल देंगे। चलो इसी क्वेश्चन में समझाते हैं। हालांकि लेने को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, बाकी सब सही है। उसको कॉन्सेप्ट आता है, उसके लिए फिर सिर्फ टाइम पास है, उसको कॉन्सेप्ट आता है। सपोज यहां से r/2 दूरी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछ रहे हैं कैविटी के अंदर। अब आप बोलोगे कैविटी है, हॉलो है, तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। फ्रॉम अंदर जीरो कब होगी वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप रॉन्ग हो वो भी मैं बताऊंगा, पर अभी आप देखो इस कॉन्सेप्ट को बस। अभी जैसे सॉल्व करते थे जनरल वैसे ही सॉल्व करो, मैं बताऊंगा अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं, सब बताऊंगा, ठीक है। अच्छा ये सॉलिड कंडक्टिंग है, रो से चार्ज है, इस सॉलिड कंडक्टिंग ये पॉइंट कहां है, अंदर। अच्छा अंदर सेंटर से कितनी दूरी पे, 2r + r/2 मतलब 5r/2 दूरी पर है। तो अगर एक हम एसएनसी बनाएं, अगर हम एक एसएनसी बनाएं और उससे 5r/2 दूरी पर एक पॉइंट को चुने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, 5r/2 रो r, हाँ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया करती थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आया करती थी रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो r की जगह ये /3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर, डायरेक्टेड होगी किस तरफ, इस तरफ। अब इस कैविटी को बनाएंगे तो ये कैविटी नेगेटिव है नेचर में, और अंदर r/2 दूरी पर एक पॉइंट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रो r/2, क्योंकि नेगेटिव तो नेगेटिव साइन 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव है तो डायरेक्शन इनवर्ट होना चाहिए, मतलब इस तरफ। तो एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, अलोंग द सेम लाइन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लगनी चाहिए, रो 5r/6 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो r/6 एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करोगे तो मिलेगा तुम्हें 4 रो r/6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, दोनों पॉइंट के लिए मैंने अंदर ले लिया।
अब हम थोड़ा सा अपने डिस्कशन पे आते हैं। यहाँ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से देखो कांस्टेंट है लेकिन है ना। अरे भैया r/2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, क्यों नहीं है जीरो, अब वो डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कस करने के लिए मैं आपसे एक सवाल डिस्कस करूंगा, एक्चुअली एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, और उस फॉर्मेट से आपको आइडिया लग जाएगा ऐसा क्यों। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए एक एसएनसी है, एसएनसी के अंदर इधर एक कैविटी, ये आपका सेंटर है, ठीक, और ये इसका सेंटर है। इन दोनों के सेंटर की दूरी है एल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट है मान लीजिए इस तरफ डायरेक्टेड था तो हम इसको एल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लें जिसकी यहाँ से वेक्टर हो जिसका r1 और यहाँ से जिसका वेक्टर क्या होना चाहिए, इस टाइप से r2 सपोज है, ठीक है। या इस r2 को आप ऐसे ले लीजिए, डायरेक्टेड लेना है तो r2 को इस डायरेक्शन में ले लीजिए, ठीक। अब अगर इस पॉइंट पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले आउटर वाले की वजह से, बाहर वाले की वजह से कितनी आती थी, बाहर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो होती है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट, और अगर वेक्टर के फॉर्म में बात करें तो r1 वेक्टर ले लेते हैं, तो इस हिसाब से हम यहाँ लिख सकते हैं रो r1 वेक्टर, तो रो r1 वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड हो और रो r2 वेक्टर इस तरफ। अभी डायरेक्शन भूल जाइए, ठीक है। r1 की वजह से तो इतनी है, अच्छा ये r2 की वजह से कितनी आएगी, स्मॉल r2 की वजह से, स्मॉल r2 की वजह से आएगी माइनस रो r2 वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ कुछ होगी, ठीक। तो नेट मतलब आप कुछ इस तरफ दें। अब देखिए रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हमने लिखा। अगर आप यहाँ ध्यान दे पा रहे हो तो r1 वेक्टर बराबर है r2 वेक्टर प्लस l वेक्टर के, या आपका l वेक्टर बराबर है r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर के। इस चीज में अगर हम उस चीज को प्लेस करें तो हमें मिलेगा रो l वेक्टर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब रो 3 एप्सिलॉन नॉट तो सब कांस्टेंट है, दोनों के बीच की सेंटर की दूरी भी कांस्टेंट है ना। तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आ गई, कांस्टेंट, जीरो नहीं है। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान से सोचना, जब ये दोनों सेंटर एक सेम पॉइंट, मतलब ये था सेंटर पहले ओरिजिनली और दूसरा सेंटर आपका मान लो यहाँ था, और दोनों सेंटर हम सेम पॉइंट पे ले आए। अगर हम दोनों सेंटर सेम पॉइंट पे ले आए तो एल वेक्टर हो जाएगा जीरो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। तो एक यूनिफॉर्म कंडक्टर में, यूनिफॉर्म कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बात को समझना, बात को ध्यान से समझना। मैं अगर एक ऐसे कॉन्सेंट्रिक बनाऊं और यहाँ मैं क्या कहते हैं एकदम हॉलो कर दूं, तब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रभाव की वजह से आ रही है, बाहर वाले चार्ज के प्रभाव की वजह से भी तो आ रही होगी ना, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो सिमेट्रिक है। पर यहाँ ध्यान से देखो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं है। अरे भैया यहाँ पे कम पॉजिटिव चार्जेस हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। क्लियर है, एक माइनस से छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व था। अब हम डिस्कस करते हैं, मुझे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन याद आ रहा जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत लॉजिकल सा क्वेश्चन था, कहिए तो वो क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन इंटरनेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इंटरनेशनल ओलंपियाड का क्वेश्चन आपको लगाता हूँ। ओके, तो नेशनल ओलंपियाड में एक बार क्वेश्चन पूछा था, दिखने में क्वेश्चन टफ था लेकिन आसान है सॉल्व करने में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ कोई दम नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम कैविटी वाला आपको कॉन्सेप्ट जो भी सिखाएं अगर वो आपको याद है तो बहुत इजीली क्वेश्चन लगने वाला है। मैं बताता हूँ, देखिए ये आपका एक बढ़िया सा एसएनसी, और एसएनसी में ये कैविटी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है एल। कैविटी को हमने इस टाइप से डिजाइन कर दिया। कैविटी के अंदर तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये बात पता है। हमने रेडियस किया और रेडियस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल ले लिया 45, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया।
अच्छा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करना चाहेगा। इलेक्ट्रॉन है तो वो अपोजिट फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा, मतलब कुछ इधर मूव करेगा। मूव करेगा तो इधर वो कैविटी से टकराएगा, कैविटी के बाउंड्री से। आपको फाइंड करना था कि टाइम, वो क्या टाइम होगा कि इस कैविटी को आके एक बार टकराएगा। अगर मैं यहाँ से जस्ट उसको रिलीज कर दूँ, रिलीज करने का मतलब क्या, इनिशियल जो आपका वो जीरो होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, अब यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। पहला कॉन्सेप्ट, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, कितनी है, तो आपको पता है कि वो क्या होगी, रो 3 एप्सिलॉन नॉट, बीच की जो डिस्टेंस है एल। अच्छा, फोर्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट चार्ज। तो अगर इसमें चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो हमारी यही हमारी फोर्स होगी। अच्छा, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी प्रदान करती है। काइनेटिक एनर्जी प्रदान करती है मतलब वेलोसिटी चेंज करती है, और वेलोसिटी चेंज करती है मतलब वहां पे एक्सेलरेशन का टर्म आता है। तो एक्सेलरेशन अगर आप निकाल लो तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा रो एल ई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान में देखो, अगर चार्ज ऐसे मूव करेगा और हम ग्रेविटी का इफेक्ट ना कंसीडर करें, ग्रेविटी इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, तो ये मोशन कैसा होना चाहिए, मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन, बढ़िया स्ट्रेट लाइन मोशन होना चाहिए। तो एक स्ट्रेट लाइन मोशन में, एक स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर तुम लोग थोड़ा सा देख पाओ इसको, तो ये तुम्हारा ऐसे है, चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, ठीक है, चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, और मान लो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम लोग जानते हैं एम होता है, यहाँ एम, ठीक, चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, ये एंगल था 45 डिग्री पर, ये था रेडियस। अगर ये एंगल था 45 डिग्री तो ये इतना साइड क्या होना चाहिए, r cos 45, और ये भी साइड होनी चाहिए r cos 45। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 2r cos 45, 2r cos 45, और 2r cos 45 को क्या लिखते हैं, 2r cos 45 हो गया 1/√2, मतलब r√2। अच्छा, एक्सेलरेशन देखो कैसा है, रो कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन भी कैसा है, कांस्टेंट, तभी हो रहा कैसा मोशन, स्ट्रेट लाइन हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। उस केस में इक्वेशन हम क्या यूज कर सकते हैं, s = ut + ½ ऑफ at²। u इनिशियल होता है 0, तो ये पार्ट हो गया 0, तो s बराबर ½ at², तो t बराबर क्या हो गया, 2s/a का होल इंटू रूट। अच्छा, s कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, r√2, तो s की जगह में तो बढ़िया r√2। अच्छा, एक्सेलरेशन कितना है, रो एल ई बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एम ई, ठीक। इसको और बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो टाइम, जो पीरियड, जो आपका टाइम आएगा जिसमें वो दोबारा एक बाउंड्री सेट करेगा, वो 2r√2 3 एप्सिलॉन नॉट एम ई बाई रो एल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है। क्या था इस सवाल में, इसको इंटरनेशनल ओलंपियाड में पूछा था, और सिर्फ 3 लोग थे जिन्होंने इसका सॉल्यूशन दिया था, उसमें सिर्फ 2 गलत थे, एक सॉल्यूशन सही था, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टर्न पे हम टनल प्रॉब्लम्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और फिर मैं आपको अर्थिंग के बारे में, शील्डिंग के बारे में बताऊंगा, और फिर हम अपना लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैट्स के लिए वाइंड अप कर देंगे। एक अगली यूनिट में स्टार्ट करूंगा कैपेसिटर। कैपेसिटर को मैं सेपरेट यूनिट मानता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स का पार्ट जनरली नहीं मानता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी कैपेसिटर है, मैग्नेटिज्म में भी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी, ठीक है। थैंक यू फॉर द लेक्चर।